सर्वप्रथम सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। इस कोरोना काल के संकट की महामारी को देखते हुए मैं आपको एक आयाम तक पहुंचाने के लिए तत्पर हूं। मेरी आंतरिक इच्छा है कि आप सब हमसे जुड़ें और इसका लाभ भी उठाएं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सुविचार से अवगत कराना चाहूंगा। लेखक की रोशनाई शहीदों के खून से कहीं ज्यादा पवित्र होती है। अर्थात यदि कोई शहीदों को याद किया तो कैसे याद किया? यदि हम किसी चीज के इतिहास को जाने तो कैसे जाने? क्या हो रहा है, क्या हुआ है और किसी कार्य के होने का अंदेशा, इसकी जानकारी कैसे मिलती है? उसकी मूल जड़ है रचनाकार। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो आप जानते हैं कि साहित्य की जो रीढ़ होती है और साहित्य का जो रूढ़ होता है या रूह कहिए, वो होता है व्याकरण। आप सभी कोई जानते हैं कि व्याकरण में दो उपसर्ग है, एक वी है और आ है, जिसके अध्ययन से हमें शुद्ध शुद्ध बोलने और शुद्ध शुद्ध लिखने आता है। मैं आज आपको एक व्याकरण के पार्ट से अवगत कराना चाहूंगा जिसका नाम है समास। इस पर बच्चे एक पहेली भी तैयार किए हुए हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। समास होता है, नमन होता है, कनक होता है। तो मैं आज आप लोगों को समास के बारे में बताना चाहूंगा। संस्कृत में सूत्र है, जिसके संस्कृत की पकड़ थोड़ी सी अच्छी है उसका हिंदी बहुत ही बेहतरीन होगा। संस्कृत में सूत्र है कि एक पदिभाव व्यक्तेन समासः। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक सामासिक शब्द या पद अपने अपने विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, वह मेल समास कहलाता है। जैसे राजपुत्र विग्रह होगा राजा का पुत्र, और यह होगा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष के जब भेद का वर्गीकरण करेंगे तो यह होगा संबंध तत्पुरुष समास। अब मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट इसके गहराई में पहुंचाकर विशेषतया केंद्रित करना चाहूंगा। समास में मुख्यतया निम्न पदों की प्रधानता होती है। एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद, तीसरा होता है उभय पद, चौथा होता है अन्य पद और अंतिम होता है समस्त पद। सबसे पहले पूर्व पद। अभी हमने आपको एक उदाहरण पेश किया था, राजपुत्र। राज का अर्थ राजा, तो यहां राज जो हो गया पूर्व पद है, क्योंकि पहले इसका प्रयोग किया गया है, और पुत्र बाद में आया है, इसीलिए इसे हम उत्तर पद कहते हैं। पूर्व का अर्थ पहला होता है, पहले होता है, और उत्तर का अर्थ बाद में होता है। जिसको मैथ्स में
आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर कहा जाता है, बिफोर और आफ्टर कहा जाता है। तो ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। जैसे मैंने कहा कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा पूर्व पद हो गया, लत्ता उत्तर पद हो गया। लेन देन, तो लेन पूर्व पद हो गया और देन उत्तर पद हो गया। यहां तक आप अवश्य समझ गए होंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद, और ये दोनों में जब हम आपको कारक चिन्ह का लोप कर देंगे तो यह समस्त पद बन जाएगा। जैसे राजा का पुत्र, जब हमने यहां का लोप कर दिया तो ये राजपुत्र बनेगा, यह समस्त पद हो गया। अब बचा मेरे पास में उभय पद और अन्य पद। तो उभय पद का प्रयोग, उभय का अर्थ होता है जिसके दोनों पद प्रधान हो। अब दोनों पद कौन कौन हो गए? एक पूर्व पद हो गए और एक उत्तर पद हो गए, तो जिनके दोनों पद प्रधान हो। जैसे हमने दे दिया लोटा डोरी, लोटा पूर्व पद हो गया और डोरी उत्तर पद हो गया। तो यहां पे दोनों पद प्रधान हैं, तो ये हो गए हमारे पास में उभय पद। अब इसके बारे में आगे मैं बताना चाहूंगा। उभय पद का प्रयोग केवल हम द्वंद्व समास में करते हैं। संस्कृत में इसका सूत्र होता है उभय पद प्रधानो द्वंद्वौ, उभय पद प्रधानो द्वंद्वौ या चार्थे द्वंद्वौ। यानी वैसे समास जिसके पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान हो, या जिसमें च का अर्थ होता है और या एवं की प्रधानता हो, यह द्वंद्व समास कहलाता है। अब रहा आपके पास में एक और पद बचे हैं मेरे पास में, उसे हम कहते हैं अन्य पद। तो अन्य पद का प्रयोग हमेशा बहुब्रीहि समास में किया जाता है। अन्य पद का प्रयोग हमेशा बहुब्रीहि समास में किया जाता है। अब अन्य पद क्या होता है? तो आपको वैसे समासिक पद जो एक साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं, वह बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे हमने दे दिया वीणा पाड़ी, इसका विग्रह होगा वीणा है जिसके पाड़ी अर्थात हाथ में, अर्थात वह सरस्वती। अब यहां पे विशेष अर्थ सरस्वती हो गया। पंकज शब्द बड़े छोटे हैं लेकिन आक्रामक हैं, दिमाग में झटका नहीं आएगा, खतरनाक झटका आएगा। पंकज यानी पंख से जन्मा हुआ, इसे हम कमल कहते हैं। तो यह हमारा बहुब्रीहि समास हो गया। लेकिन जब समास की आपको व्याख्या करूंगा उस समय आपको बताऊंगा कि बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार, इनमें आपको एक विशेषतया संबंध है। लेकिन अभी आपको मैं सीधे मोड़ना चाहूंगा। अभी आपको समास बताया, उदाहरण बताया, इसके बाद समास में जो पदों के प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में उदाहरण सहित बताया। अब मैं आपको सीधे लेके चलूंगा। आज के लिए ज्यादा नहीं, बहुत कम समय में समाप्त करूंगा। अगला चीज अगले दिन आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चाहूंगा कि एक संधि और समास में विभेद या अंतर पूछा जाता है। तो संधि या समास या संधि और समास दोनों में काफी अंतर है। तो इसके चलते बीच में हम एक लकीर खींचेंगे, एक पक्ष में संधि लिखेंगे, एक पक्ष में आपको समास लिखेंगे। आप सभी को जैसा कि जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। जैसे अन्नाभाव, अन्न जोड़ अभाव,
अन्न में अ है अंत में और अभाव में अ है, तो अ जोड़ अ मिल करके यह स्वर संधि होते हैं। यह स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि हो गया। ठीक है, तो ये हमको जानकारी रखनी है। तो संधि और समास में अंतर और विभेद, अंतर के जगह कभी कभी पूछा जाता है कि विभेद बतावें, तब बच्चे ये सोच लेते हैं कि विभेद का अर्थ विशेष भेद हो गया। नहीं, विभेद का अर्थ आपको अंतर होता है। एक साइड में पहला अंतर लिख सकते हैं कि संधि में वर्णों का मेल होता है, समास वाले कॉलम में लिख सकते हैं कि समास में पदों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में पदों का मेल होता है। संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह होता है। संधि में दो वर्ण जब मिलते हैं तो एक नए वर्ण बनते हैं, लेकिन जब समास में विभक्तियों का लोप होता है तो समस्त पद बनता है। यह हमारे संधि और समास में अंतर हो गया। अगले दिन की कक्षा में मैं आपको सीधे बताऊंगा समास के भेद के बारे में। जैसे आपको हो गया तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, नए समास। इन चीजों के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन इनको बताने से पहले जहां तक आपको मैं संस्कृत में विभक्तियां होती हैं और हिंदी में कारक होते हैं, मैं कारक के बारे में जानकारी दे देना चाहूंगा कि आपको कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का मतलब क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूपांतर जिसे किसी भी प्रकार के कार्य करने वाले का बोध हो, वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, यहां राम कर्ता कारक हो गया। और जिस पर काम का फल पड़े वह कर्म कारक हो गया। जिसके द्वारा काम किया जाए करण कारक हो गया। जिसके लिए काम किया जाए संप्रदान कारक हो गया। जहां पे सीधे अलगाव होता है औपादान कारक हो गया। जहां एक दूसरे के साथ या दूसरे से अधिक के साथ यदि कोई संबंध या रिश्ता कायम किया जाए संबंध कारक। और जहां पे हम के अधिकार बताते हैं वो हो गया अधिकरण कारक। अब आइए संस्कृत में चले आइए। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, शून्य और को भी, लेकिन प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, लेकिन अलग अलग हो जाता है। कर्म कारक का को होता है, करण कारक का से होता है, संप्रदान कारक का को के लिए होता है, आपादान का से होता है, संबंध का के की होता है, अधिकरण में पर होता है और संबोधन हे हो अरे अजी होता है। सिर्फ 2 प्रश्न और बताऊंगा और बस आज के लिए यहीं तक विराम करूंगा। वो बता दूं करण कारक और आपादान कारक में अंतर क्या है। तो करण कारक में समीपता होती है और आपादान कारक में अलगाव होता है। उदाहरण के रूप में वह कलम से लिखती है, तो ये मान लीजिए कि कलम मार्कर है, ये मैं लिख रहा हूं तो इस पे मार्कर में समीपता होगी, सटाव होगा, तभी तो लिख पाएंगे। और मैंने सीधे कहा कि वह पेड़ से गिरा, तो पेड़ से गिर गया, उसका अलगाव हो गया। हाथ से कलम छूट गई तो मेरा कलम से रिश्ता टूट गया, कलम धरती पे गिरी, तो ये हो गए मेरे पास में आपादान कारक। तो करण कारक और आपादान कारक में, और इसी को विभक्ति कहते हैं। क्या विभक्ति होती है? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति संस्कृत में, कर्म कारक में द्वितीया, करण कारक में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, आपादान में पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और संबोधन में लोग कहते हैं संबोधन नहीं, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो आप एक साथ 2 चीज भी जानकारी किए, संस्कृत भी समझ लिए और हिंदी समझ लिए। तो संस्कृत में जिसका थोड़ा सा यदि आपको पकड़ संस्कृत की अच्छी हो उसका हिंदी बेहतरीन होगा। क्योंकि जैसे मैं अभी बताया कि द्वंद्व समास क्या है, अब बच्चे सोचेंगे सर द्वंद्व पूछ रहे हैं, कुछ नहीं, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि उभय पद प्रधानो द्वंद्वौ या चार्थे द्वंद्वौ।
जिसके दोनों पद पूर्व या उत्तर पद प्रधान हो या जिसमें और की प्रधानता हो, द्वंद्व समास हो गए। तुरंत परिभाषा सूत्र याद आया, बस बन गया। जैसे मान लीजिए कि सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है आपको सीधे, कोई पाइथागोरस ट्री का फॉर्मूला पे क्वेश्चन दे दिया, आप सोचेंगे कि क्या है, तो तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे सूत्र रट लिए, आपका प्रश्न आसानी से बना लिए, वैसे ही ये समझिए कि आपको एक प्रकार का इसमें मैथ्स है। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। और मैं चाहूंगा कि मेरे विद्यार्थीगण बेहतरीन इसका फायदा उठावें, घर पे अध्ययन करें। कारण कि अध्ययन क्या है, एक प्रकार की बहुत ही बड़ी साधना है, मेडिटेशन है। लेकिन यह कब संभव आपको हो पाएगा, जब हमारे अंदर नम्रता आएगी, जब आप सीखना चाहोगे तो हम खुद सिखा पाएंगे। कारण कि प्यासा कुआं के पास जाता है, बहादुर कुआं उठ करके प्यासा के पास नहीं आता। और जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी इंसान अपने कर्तव्य से महान होता है, जाति से महान नहीं होता। ठीक है, तो व्यक्ति के अंतर्गत कर्तव्य करो, समय को पहचानो, विद्यार्थी के जो 6 लक्षण बताए गए हैं उनको पालन करो, और जो दोष भी बताए गए हैं उन दोषों से अलग हो। आपने संस्कृत में श्लोक बेहतरीन अंदाज में पढ़ा होगा, मेरे बहादुर, राजा अपने देश का मालिक होता है, लेकिन विद्वानों की पूजा पूरी दुनिया में होती है। विद्वत्वम च नृपत्वम च नैवम तुल्यम कदाचन, राजा स्वदेश पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अनुशासित बनो, चरित्रवान बनो, गुणवान बनो, सदाचारी बनो, कर्तव्य करो। जीवन में सफलता आप तक स्वयं चल के आएगी, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो खुद उस राह पे जाने के लिए तत्पर हो। धन्यवाद। आज की कक्षाएं समाप्त हुई, हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। ओके। बस हो गया 10 मिनट का।